अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है अभिषेक मिश्रा साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। और आज हम आपसे सर बात करना चाहेंगे थोड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अभी जापान में जब आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही उनसे एक अलग से बात करते हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक टेररिज्म के ऊपर फुली कंट्रोल नहीं करते तो हम बात नहीं करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम ट्रेड करना चाहते हैं, मगर उसके साथ ही साथ 370 का इशू भी उठा देते हैं। आपके ख्याल से ये दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस क्या करना चाह रहे हैं? क्या वाकई में बात करना चाहते हैं, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे आप दोनों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत? देखिए, जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये रूटेड है इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में। तो इनकी फिलॉसफी को ड्राइव करने वाला, या फॉरेन वॉर पॉलिसी हो चाहे इंटरनल डेमोक्रेटिक जो इनके गवर्नमेंटल प्रिंसिपल हैं, वो सारे वो हमारे ट्रेडिशनल रूल है या ट्रेडिशनल विजडम है, उससे वो लेके चल रहे हैं। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कहता है हमसे ट्रेड करें, मगर उसके पहले कुछ प्री कंडीशन है कि कश्मीर को सॉल्व करें और ये सॉल्व करें। अब कश्मीर का सोल्यूशन है क्या? कश्मीर की समस्या क्या है? कश्मीर की समस्या ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत में ब्रिटिश इंडिया के दो टुकड़े किए गए। एक का नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया पड़ा, एक का नाम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना। बाकी टू नेशन थ्योरी के आधार पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया के साथ चले जाए, चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाए। हम ये सब चीजें मानते हैं कि हाँ भाई ये हुआ, और चूंकि हमारे परिवार के ही लोग थे, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, बिकॉज हमारे कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो इससे मेरा परिवार तो नहीं टूट जाएगा ना। तो हमने डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी थी, क्या वो 1947 के साथ खत्म नहीं हो गई? क्या आप चाहते हैं कि टू नेशन थ्योरी अभी भी आगे रहे? और टू नेशन थ्योरी, अगर आप ये कंडीशन लगाते हो कि कश्मीर को सॉल्व करो क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं, तो भाई 1947 के बाद से भारत के कई हिस्सों में, कई जिले में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो चुकी है। तो कल को आप ये कहोगे, अगर हम ये वाली बात मानने लगे कि जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो तो वहां पे आप उसको अलग कीजिए। उनके अंदर ये फीलिंग होगी कि भाई यहाँ पे टूट रहा है तो हम भी ले लें। इंडिया वो चीज नहीं कर सकता। 1947 जिंदगी में एक बार होने वाली घटना थी, अब दोबारा नहीं होगी। क्योंकि हमारे ही परिवार वालों ने माना कि हमें अलग घर दे दो, हमने दे दिया उनको अलग घर की, ठीक है भाई आप खुश रहे जैसे आपको रहना है। लेकिन अब नहीं होगा। अब ट्रेड आप करना चाहते हो क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी हो। अगर आज पाकिस्तान आरजू जी स्ट्रांग हो जाए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान हो जाए और पाकिस्तान भारत हो जाए, यानी कि भारत की आर्थिक दशा वो हो जो आज पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की आर्थिक दशा वो हो जो कि आज हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान एक मिनट नहीं लगाएगा हिंदुस्तान को रन ओवर करने में, क्योंकि इनके लिए, इनके मन में कोई सिंपैथी हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तान के ट्रेडिशन को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के हिस्ट्री को एक पैसे की वैल्यू नहीं देते। हमारी तो लड़ाई यही है कि हम अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो यही बात की जो जो वो कहते हैं एस जयशंकर साहब, उनका फॉरेन पॉलिसी का क्या पर्पज है? उनकी फॉरेन पॉलिसी का पर्पज है इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का मतलब सिर्फ इंडियन ट्रेड और इकोनॉमी नहीं है। इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन प्लूरलिटी, इंडियन फ्री सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ लड़कियों को कोई ये कहे कि तुम स्कूल मत जाओ। हमारे यहाँ नियम नहीं चाहते लड़कियां रात को 5 बजते ही सूरज डूबते अंदर आ जाए। हम चाहते हैं हमारी लड़कियां शाम के 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को जहां जाना है, हाफ पैंट में जाना है तो हाफ पैंट में जाए, जैसे जाना है वो जाए, उनको फ्री सोसाइटी हो। हम उस सोसाइटी के वहां के, और एस जयशंकर साहब का ये काम है कि हमारी इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करें दुनिया में जाके। पाकिस्तान से दोस्ती करके आप ये लाइफस्टाइल तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपकी इस लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुला पड़ा है, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट अपने यहाँ नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा भी यही है, अगर मैं भी जयशंकर जी की जगह होता तो मैं तो पाकिस्तान से नहीं ये रहता भाई कि आपकी आज जरूरत, आप करो ट्रेड खोल दो।
कल आप ताकतवर हो जाओगे, आप कहोगे ट्रेड बंद करो क्योंकि पहले कश्मीर सॉल्व करो। आप अगर हमारी जगह होते तो आप तो हमारा गला दबा दिए होते कि कश्मीर छोड़ो, फिर हम तुमको कुछ पैसे वैसे देंगे, फिर देखना क्या होता है। तो ये नहीं है ना कि आपकी जरूरत है तो हम करें, हमें तो अपनी लंबी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना, हजारों लाखों साल की इतिहास है, उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। तो मेरे ख्याल से यही है कि पाकिस्तान थोड़ा और सबक सीख ले, देख ले कि चाहते क्या है वो अपने साथ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो सर जो आप कह रहे थे कि अगर आप मुसलमान हो जाएँ तो सर रहने दें, इसलिए कि पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमान हैं दुनिया में। और मेरा ख़्याल है कि जो वर्ल्ड है उसकी ब्यूटी है ये कि हर रिलीजन के लोग उसमें हों और अपने हिसाब से बिल्कुल अपने कल्चर को लेकर चलें। और बिल्कुल सर हम इस बात से भी मत डरिए कि पाकिस्तान कभी बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ वो ग़ज़वा हिंद या कुछ करने लग जाएँगे, क्योंकि वो जो हमारी हरकतें हैं मुझे लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएँगे। लेकिन ये ज़रूर है सर कि अगर इस वक़्त थोड़ा-सा हम टेम्परेचर को डाउन करें और ये सोचें, मैच्योर तरीके से सोचें, जंगें भी कर लीं, लड़ भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेड ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, भारत की नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपस में बात करके ट्रेड हो या कोई इश्यू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगता है नहीं, कोई सऊदी अरब या अमेरिका, कोई इनमें से कोई कंट्री जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा पाकिस्तान को या भारत को, तब कुछ हो पाएगा? नहीं, नहीं, आपने नहीं, आप समझिए, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की चीज ही नहीं है। किसी पॉलिटिकल लीडर के पास ये पावर ही नहीं है आपके, ना मिलिट्री ना पॉलिटिकल। समाज आपने ऐसा बनाया हुआ है कि आप भारत के साथ दोस्ती करने जाएंगे, समाज आपको खा जाएगा। आपको अब यूरोप के रास्ते पे जाना होगा, आपको पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करना होगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पावर की जगह इतने ज्यादा पावर सेंटर क्रिएट किए गए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पूरा पावर नहीं देता। तो अमेरिका के मीडिएशन करने से, चाइना के मीडिएशन करने से क्या हो जाएगा? आप वो सेल आउट हुँ। कर पाएंगे? ये तो 1971 में डिसाइड हो गया था कि जब हमने 93,000 सोल्जर्स को वापस करा, उसी समय मिसेस गांधी को कह देना चाहिए था कि भाई कश्मीर भूल जाओ, ये सोल्जर उसके बदले में लेके जाओ, मैं मामला खत्म हुआ। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, हम क्या मुंह दिखाएंगे, आप भी डेमोक्रेटिक लीडर हैं, हम भी डेमोक्रेटिक लीडर हैं, प्लीज हमें कुछ मौका दीजिए, हम अपने लोगों का जहन बनवाएंगे। वो जहन नहीं बनाया उन्होंने। वो अपनी किताबों में अपने अपने आप से नफरत करने वाली जो चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। और आप तो बहुत आरजू जी, आपको तो मेरा हेड्स ऑफ है कि आप इतनी धड़ल्ले से ये बात कह लेती हैं। मैं और यूट्यूबर के उसमें गया हूं पाकिस्तान के, वो नमस्ते नहीं बोल पाते। और मुझे कुछ ने ऑफलाइन बताया कि उनके परिवार वालों का है कि नमस्ते मत बोलो। ये माइंडसेट है। इस हुँ। माइंडसेट के साथ क्या दोस्ती की जाए बताइए? वो आपसे वो देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान की दिक्कत ये है कि उसको इस्लाम का ई नहीं पता है, लेकिन उसको हिंदुइज्म को अपोज करना, वो हर चीज भारतीयों को अपोज करने को वो समझता है ये मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है। आप देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो कह रहा है गाय खाने को हमारा राइट है। लेकिन मैंने हुँ। पाकिस्तान के यूट्यूब पे सुना हुआ है, कई लोग कह रहे हैं वहां पे हिंदुस्तान मुसलमानों को गाय नहीं खाने देना चाहते। अरे भाई, गाय हुँ। खाने से इस्लाम का क्या लेना देना है यार? ये पहली बार मैं ये बात सुन रहा हूँ। तो पॉइंट ये है ना कि आपके साथ दोस्ती करने का तरीका आपके पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आपके आर्मी नहीं है। आपके साथ दोस्ती करने का तरीका है आपकी स्कूल की किताबों में चेंजेस लाई जाएं, आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी और हिस्ट्री को चेंज किया जाए और ये बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तब होगा जब आप कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल के अपने लोगों को दे देंगे और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजियस बुक से एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट बनेगा। तब वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोई वही डॉक्यूमेंट हो सकता है जो उस देश का सबसे बड़ा लॉ हो, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। भारत में यदि कुरान में और वेद में कोई कंट्राडिक्शन हो जाए कि कुरान का, अरे वैदिक प्रोविजन को लागू करना है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को लागू करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन प्रिवेल करेगा वैदिक प्रोविजन पे। जब तक आपके यहाँ पे ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण आप नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुरान और होली कुरान और सुन्ना है, तब तक आप पॉलिटिकल पावर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तब तक आपके लोग आपके पॉलिटिकल पावर लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ गालियां देंगे और उनको तुच्छ समझेंगे, क्योंकि उनको ये हुँ। पता है कि उनके उनके डे टू डे राइट का, डे टू डे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी हुँ। पॉलिटिशियंस के पास नहीं है, बल्कि किसी मौलाना और मुफ्ती के पास है। वहां उसको ज्यादा रेमेडी मिल जाएगी, वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। सो इसलिए आपके साथ हमारी दोस्ती का रास्ता किसी अमेरिका, चाइना उससे नहीं जाता।
क्योंकि जहन साजी आपको करनी है। दिस इज अ मैटर ऑफ मेकिंग ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। आपको ये बताना होगा अपने लोगों को कि आप मुगलों से प्रभावित हो तो जरा आज के मुगल को देख लो, जरा उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, जरा कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। कजाकिस्तान कहते हैं कि हमारी नोमैडिक लैंड है, हम नोमैड लोग थे, हमने बाद में इस्लाम किया, हमारे यहाँ पे 70 या 80% लोग इस्लाम को मानते हैं, बट कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है, उज्बेकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। ये आपके लोगों को कहने में क्या दिक्कत है कि भाई हमारे यहाँ 90% 95% लोग इस्लाम को मानते हैं, बट पाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। ये जब तक नहीं कहेंगे तब तक आपके लोग हिंदुस्तान को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। वो चिढ़ेंगे कि यार ये गंदे लोग हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये मूर्ति पूजते हैं, ये ऐसा करते हैं, इनकी तो लाइफ ही खराब है। 90% लोग आपके यहाँ ये सोचते हैं। आप तो एक्सेप्शन है भाई, आपको तो हेड्स ऑफ है कि आप इतनी इवोल्व हो गई, इतना सोच पा रही हैं। मतलब हम लोग तो आपको सुनते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट आती है कि क्या बोले आपको। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर वैसे ये है कि पाकिस्तान वो इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे इस्लाम हर वक्त खतरे में रहता है, हर बात के बाद कह दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान को हम अगर साइड पे कर दें और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह से आर्मी के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद इमरान खान को आपने देखा कि उन्होंने बात की, फिर उसके बाद उनकी पार्टी बिल्कुल खत्म होने के ऊपर आ गई है। तो ये सिचुएशन आपके ख्याल से क्यों बनी, और क्या इसमें ज्यादा कोई फायदा होगा कि आर्मी को अगर साइडलाइन कर दिया जाएगा, जो कि हो नहीं पा रहा। लेकिन भारत, इमरान खान ने कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान तो खुद भी आर्मी की ही प्रोडक्ट है, और अब वो सिर्फ यही कह रहे थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जो नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी पावर हो, और आर्मी सिर्फ जो उसका काम है कि बॉर्डर पे खड़े रहना या हिफाजत करना, क्या वो उधर तक कभी अपने आप को कर पाएगी? अर्जुन जी, डेमोक्रेसी जो आप जिसको डेमोक्रेसी कहती हैं, जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, वो वेस्ट में आने से पहले कुछ प्रोसीजर के थ्रू गुजरा। जैसे जब आप किसी को ना हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो कुछ सर्जरी के प्रोटोकॉल होते हैं, उसका ब्लड शुगर चेक किया जाता है, उसके बाकी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि सर्जरी के बाद हीलिंग जो है वो नॉर्मल हो, वरना सर्जरी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। वेस्ट में जो आई, आप जिसको वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि इमैनुअल कांट ने प्रमोट करी, जिसको कि जॉन लॉक ने प्रमोट करी, जिसको कि और भी इस तरीके के रूसो ने प्रमोट करी। इस तरीके के कई ऑथर्स थे जिन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने आरजू जी ये लिखा कि द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज नॉट डिविनिटी, द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज ऑलवेज पॉपुलैरिटी। लोग होते हैं, किसी भी राजनीतिक या सियासी पावर का सोर्स लोग होते हैं। आपके यहाँ पे ये लोगों को समझाना होगा, पहली बात कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपके सियासी पावर का जो सोर्स है वो अल्लाह है। बाय द वे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेम्बल पढ़ लीजिए। दूसरी चीज कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन लास्ट रिक्वायरमेंट है, उसके पहले वहां पे रूल ऑफ लॉ आता है। रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ थियोक्रेटिक लॉ। थियोक्रेटिक लॉ को लॉ आप नहीं कहेंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मैन मेड होता है। रूल ऑफ लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि उस जमीन पे रहने वाले मर्द औरत सब बराबर होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि कोई बिलीवर है, कोई नॉन बिलीवर है, कोई औरत है, कोई मर्द है, सबके हकूक या जो अधिकार है वो समान होंगे। जब आप ये कर लेंगे, जब आप ये रूल ऑफ लॉ के लिए एब्सोल्यूट इक्वलिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपका शुरुआत होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की जर्नी। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपकी जो कुरान, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कुरान है, तो कुरान में तो बिलीवर और नॉन बिलीवर सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। उस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ आ ही नहीं सकता। इसलिए आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। वो कोई एक नॉर्मल सी स्टैट्यूट बुक है, जो कुरान की तफसीर कह लें उसको, और इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पहले सेक्युलराइजेशन से गुजरना पड़ेगा। सेक्युलराइजेशन में आपके दर्शकों के लिए समझा देता हूं, सेक्युलराइजेशन का मतलब रिलीजियस न्यूट्रलिटी नहीं होता है। सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है वह सोसाइटी जो किसी ये अब्राहमिक फेथ के लिए है, भारत में इसकी एप्लीकेशन नहीं है। जो भी अब्राहमिक सोसाइटी जब किसी बाइबल या कुरान जैसी किताब से गवर्न हो रही होती है, तो वहां पे क्या होता है कि दो पावर सेंटर होते हैं, एक राजा और एक वहां के जो पुजारी या मुफ्ती या वहां के पहले जो प्रीस्ट होते थे क्रिश्चियन सोसाइटी में, उनसे पॉलिटिकल पावर ले ली जाती है। पॉलिटिकल पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर।
उसमें से लॉ मेकिंग पावर जब निकल जाती है तो ये लॉ मेकिंग पावर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत। यहां से ये जब लॉ निकल गया पॉलिटिकल पावर का, ये फिर दे दिया जाता है उस देश के चुने हुए नुमाइंदों को कि अब वो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करें। पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है पावर टू मेक लॉ, पावर टू इन्फोर्स लॉ एंड पावर टू क्रिएट जुडिशरी टू डिस्प्यूट टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। आपके यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। आप कुरान में से जब तक आप होली कुरान बहुत अच्छी किताब है, उसका कोई हमें ना आप कर रही बुराई ना मैं उसकी कमियां निकालूं। मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी तभी होगी जब आप कुरान में से पॉलिटिकल पावर निकाल के अलग करेंगी, जैसे इंडिया ने वेद में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया है। आज हमारी डेट में पॉलिटिकल पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ सुप्रीम है। उस लॉ को जैसे हमारे यहाँ देखे, हिंदुओं में कभी भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, हिंदू में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने 1956 में हिंदू कोड बिल लाया और डिवोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। उनके रिलीजियस राइट में वो हजारों साल से जो लॉ था कि हिंदू के घर में एक बार शादी हो जाती थी तो अर्थी आती थी, अरे दुल्हन क्या डोली आती थी और अर्थी जाती थी। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब दुल्हन आ रही है 2-3 महीने बाद ही निकल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गई वो दुल्हन। सिचुएशन ये हो गई है डिवोर्स की वजह से। तो हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया ना। ये कैसे, अगर मान लीजिए ये होता कि कोई हिंदू ये कह देता कि ये जो हिंदू कोड बिल है हम इसको नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे सदियों से हमारा जो लॉ रहा है कि हमारे यहाँ शादी जो है वो जन्म जन्मांतर का बंधन है, वो 7 जन्मों तक चलती है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि डिवोर्स तो हमारे यहाँ था ही नहीं। ये तो 1956 में तो हमको लेके आके दे रहे हो। लेकिन यही हुआ कि जो आपका वैदिक लॉ भी था या जो 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 आपका रिलीजियस लॉ था सदियों पुराना, उसको भी पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट में आया। डिवोर्स पार्लियामेंट्री लॉ देता है और आपका वैदिक लॉ बताता है कि डिवोर्स हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। वैदिक लॉ कह रहा था डिवोर्स नहीं हो सकता, पार्लियामेंट्री लॉ ने कहा डिवोर्स हो सकता है। पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल कर गया। जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं आएगी आपके यहाँ, जब तक पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगा, इस तरीके से कभी आर्मी से लड़ाई होगी, कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई होगी, क्योंकि लोगों का भरोसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे है ही नहीं। उनको खुद बता दिया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मत मानो, तुम्हारा मेन डॉक्यूमेंट तो कुरान है। तो वो लोग आलिम मुफ्ती को और उनको ज्यादा वजन देते हैं पॉलिटिशियंस की ज्यादा, और पॉलिटिशियन भी उन्हीं के पास जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमें वोट बैंक, यहाँ से हमें वोट मिलेगा। सो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रॉब्लम। आपको पहले सोशल रिफॉर्म के थ्रू गुजरना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म अभी आप भूल जाइए। जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा जो यूरोप ने किया है, जब तक आपके यहाँ पे कोई इमैनुअल कांट नहीं पैदा होगा, जॉन लॉक नहीं पैदा होगा, तब तक आप क्या, ये लड़ाई कभी सुप्रीम कोर्ट की होगी, कभी हाई कोर्ट, कभी आदमी से होगी, कभी पॉलिटिशियन से होगी, कभी किसी से होगी। ये चलती रहेगी खाना जंगी, बिकॉज नो वन नोज हु इज सुप्रीम। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपने जैसे बात की, आपके यहाँ तो खैर वो ट्रिपल तलाक वाला भी एक इशू आया था जिसको कि गवर्नमेंट ने फिर हैंडल किया। लेकिन आपके यहाँ वो जो 7 जन्म वाला है, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से, उनका अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा रहता है, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा दुआ करो तुम्हारा 7वां जन्म हो, अगर कहीं पहला हुआ तो आगे 6 जन्म और यही मिलने वाली है। तो वो मैं कह रही थी उस चीज को भी। लेकिन इस्लाम में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि किसी भी चीज को ये जो है चेंज करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए उसको तैयार नहीं होते, और अगर कोई ऐसा कोशिश करे तो और उस बेचारे को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज अगर, जैसे आपके यहाँ बहुत सी चीजें, पहले सती की रस्म थी वो खत्म हुई, और कई चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ ये क्या इन्होंने बना के रखा है कि बिल्कुल किसी चीज को भी जो है वो चेंज करने का अगर नाम भी लिया जाए तो शुरू हो जाते हैं, सारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि पब्लिक क्या सोचती है, जो आपकी आम पब्लिक है, क्या उसके वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात ना की जाए? हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं है कि सब लोग यही चाहते हैं कि भारत से बात ना हो या भारत के लिए नफरत है। डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन फिर भी 50% लोग जो हैं अब तो तारीफ करना शुरू हो गए इंडियन गवर्नमेंट की, जब से उन्होंने देखा है कि जिस तरह से इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट मौजूद है उसमें खैर पूरी टीम का रोल होता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। लेकिन बहरहाल इनको नाम क्योंकि 2-4 लोगों के ही आते हैं, तो वो फिर मोदी जी को सारा क्रेडिट चला जाता है, उनकी टीम का नाम जो है वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं आता। मगर फिर भी तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है वो अच्छा किया, स्ट्रॉन्ग किया है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है। हमारा तभी भी हाल है कि अगर आर्मी चीफ लगाना होता है तो अमेरिका से जाके पूछते हैं कि जी इनमें से किसको बनाना है। ये एक ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान का। तो आपके ख्याल से जो हिंदुस्तान में पब्लिक है वो क्या सोचती है? देखिए, पब्लिक की दो सोच है।
जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो सारी दुनिया को अपना घर मानती है, इसलिए दुनिया में भाई देखिए, आप जब आप कह रही हैं ना कि कुरान में कुछ चीज़ चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप जो बिहेव करती हैं, आपका मॉरल कंपास वहीं से आता है, आप इंसान का ज़हन वहीं से बनाती है। भारत का मॉरल कंपास, भारत का आदमी कभी टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हुँ, भारत का जो आदमी है वो तो ये कहता है कि मेरा-तेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं, जो बड़े हृदय के लोग होते हैं वो समस्त दुनिया को अपना घर मानते हैं। तो हमारे घर में कोई कौन धर्म मान रहा है, कौन क्या रिलीजन मान रहा है, कौन भगवान को मान रहा है, कौन अल्लाह को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन अतीस्ट है, इससे लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि सब हमारे हैं, कोई हमारे से बाहर नहीं है। तो उस फिलॉसफी से तो लोग लोग पाकिस्तान को अपना समझते हैं। मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, उनके जैसा स्विंग बॉलर आज तक आया ही नहीं। और ये हम फैन, हम इसलिए नहीं कर भाई वो मुसलमान है इसलिए। हुँ, पॉइंट ये हो जा रहा है कि लेकिन जो आज भारत का पिछले 500 साल से, आई एम सॉरी टू से, बट मैं इसको अनइक्विवोकली कहूंगा कि भारत में आकर के इस्लाम जब से आया, भारत को बहुत सी चोटें मिली हैं, बहुत सी चोटें मिली हैं। हमें मारा गया, काटा गया, हमारी बिलीफ सिस्टम को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, और फिर हमारी स्कूल की किताबों में उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, उनके रूलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, हुँ, परसिक्यूटेड कम्युनिटी को उन्होंने मेजॉरिटेरियन वो बता दिया कि ये मेजॉरिटेरियन वो है, एक तरीके का डेमोक्रेसी टायरनी है। तो ये जो कम्युनिटी है ना भारत, उसने देखिए, हुँ, भारत की एक खास बात जानिए कि अगर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम से ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इस्लाम जो कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो कहने वाले तो यहूदी थे। यहूदी को हुँ, जब सबने मारा, यहूदी को उन लोगों ने मारा जो लोग ये मानते थे कि भाई एक गॉड है और मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले भी यहूदी थे। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन किया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के मानने वाले लोगों ने, हुँ, यानी क्रिश्चियंस ने और जूस ने। यहूदियों को किसी ने यदि संरक्षण दिया, जबकि यहूदी हमारी लाइफस्टाइल को कहते थे ये तो पेगन है, ये तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये बहु ईश्वरवाद में मानने वाले हैं जिसे आप पॉलीथीस्ट कहती हैं, ये लोग गलत हैं। उन्होंने यहूदियों को संरक्षण दिया, एक यहूदी को नहीं माना, डिस्पाइट कि वो हमारी जीवन शैली को गलत बताते थे। ये है भारत। भारत को मुसलमान से या इस्लाम से उतनी प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि अरेबिया का इस्लाम तो अबू धाबी में मंदिर खोल रहा है। हुँ, हिंदुस्तान की समस्या ये है कि ये जो हिंदुस्तान के जो बेचारे मुस्लिम हैं, उनको हिंदुस्तानी मुस्लिम होने का मतलब सिखाया गया है कि तुम एंटी हिंदू हो, जो हिंदू कहता है वो तुम मत करो। अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैं जब ना दुनिया घूमने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत कुछ सीखा। मैं तुर्क में गया, मैं कजाकिस्तान गया, मैं टर्की गया, मैं पैलेस्टाइन गया, हुँ, इसराइल गया। मैंने ये कहीं नहीं देखा है जो मैंने हिंदुस्तान में देखा है। मैंने कभी किसी हुँ, सेंट्रल एशियन को ये कहते नहीं सुना कि हमारे पूर्वज घटिया लोग थे, या वो तो क्या नाम है, वो तो हुँ, नोमैड थे तो हम लोग उनको पसंद नहीं करते। तो वो अपनी हिस्ट्री, हजारों साल की हिस्ट्री बताते हैं। मुझे लेकर के वहां की लड़कियां जाती थी, ये देखो ये युल्ट करके होता है, उनका तंबू होता है, जो वो तंबू लेकर के हर जगह जाया करते थे, चूंकि नोमैड लोग थे। वो दिखाती थी प्राउडली कि हम लोग इसकी पूजा करते थे। ये उन्होंने मूर्तियां लगाई हुई हैं पूरे शहर के बीचों बीच में, अपने पुराने इतिहासकारों की। वो अपने हिस्ट्री को प्यार करती हैं, वो प्राउडली कहती हैं आई एम नोमैड। इट्स सेम लाइक कि एक हिंदू, एक पाकिस्तानी ये कहे कि आई वाज हिंदू बेसिकली, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहता है कि वो तो वो गाय का सुसु पीने वाले लोग हैं, बेकार लोग हैं। उनको गाय के सुसु में ही वो अटकी पड़ी है। वो हिंदुस्तान की बाकी चीजें देख नहीं रहे कि जीरो हिंदुस्तान ने दिया, आयुर्वेदा हिंदुस्तान ने दिया, योग हिंदुस्तान ने दिया, दशमलव हिंदुस्तान ने दिया, न्यूमेरल हिंदुस्तान ने दिया। लोगों को ये प्लानिटरी मूवमेंट को शुरुआत बताने वाला हिंदुस्तान था, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान था। इतनी चीजें हिंदुस्तान के लोगों ने दी, फिलॉसफी दी हिंदुस्तान ने। उपनिषद की फिलॉसफी को मानने वाले तो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। मेरे अपने प्रोफेसर की मैं बात बताऊं, मैंने जर्मनी से पीएचडी की, और वो फिलोसोफर आदमी थे, काफी प्रोमिनेंट है, नाम नहीं लेना मैं उनका। उन्होंने कहा था अभिषेक कि इंडिया से हमने फिलोसफी सीखी है। हुँ, जर्मन्स आर क्रेजी अबाउट इंडियन फिलोसफी, यूरोप इज क्रेजी अबाउट इंडियन फिलोसफी। ये हमारे लोग हैं खुद के। अब आप, हम अपने भाई से कैसे लड़ लेंगे बताइए? हम अरबों से लड़ लेंगे, तुर्कों से लड़ लेंगे, पर मेरा ही भाई कल को कन्वर्ट होके कहे कि मेरा घर तोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे सिवाय इसके कि ले जाओ भैया, हक है तुम्हारा। बाहर वालों को नहीं हम आप तारीफ करते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे एक बड़े मशहूर ऑथर थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। उन्होंने एक बार लिखा कि उनके कोई अरब मिला, उनको किसी अरब कंट्री का कोई मिला, तो उसने कहा भाई कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए हो पढ़ने के बाद। तो वो हैं। उनकी जो बात थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बल्कि अभी मैं कल ही किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि अभी तक तो मेरे पेरेंट्स को बुरा भला ट्विटर पे और सोशल मीडिया यहाँ वहां पढ़ती थी। मैंने कहा वो मेरी ट्वीट जो थी वो वाट लगा दी दादाजी के बाद। मैंने कहा मेरे वो दादाजी को भी अब लोग
बुरा भला कह रहे, तो मैंने कहा मेरे फादर के साथ वो बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो मुझे भी गालियां पड़वा दी, तो वो अब उनको उनकी भी सही खातिर हो रही होती है, लोग पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं। लेकिन ये शायद हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, हम किसी दूसरे की बात को ना सुनना चाहते हैं और ना हमारे अंदर टॉलरेंस रह गया है कि उसको बर्दाश्त कर सकें, जो कि होना चाहिए। और जब तक ये टॉलरेंस नहीं आएगी, जब तक हम इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं, कि एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर बात करना, एक दूसरे की हर चीज के ऊपर एतराज करना, तो वो खास तौर पे पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आजू जी, थैंक इट्स यू। अ प्लेजर। थैंक यू सर।